हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई एनी कोर्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 37 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं। तो पता है ये आपको, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किसके स्रोत जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये आयरलैंड, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। आयरलैंड देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लिए गए हैं। उसी तरह मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और आपात उपबंध जो है वो पश्चिमी जर्मनी का वाइमर संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दें तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, ये भी आपने याद रखना है। 91 संविधान संशोधन द्वारा 91 जो संविधान अमेंडेड हुआ था उसके द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो कुल संख्या का 15% या 12 होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, ये आपने याद रखना है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वे राज्यसभा का एक सदस्य है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अगर मान लो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और वे राज्यसभा सदस्य है, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होती है, वे 30 होती है, ये भी आपने याद रखना है। अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो उसकी जो न्यूनतम आयु होगी वह कितनी होगी, वे 30 होगी, ये आपने याद रखना है। क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वे 30 वर्ष होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा
सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वे क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वैसे अगर क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्टली सिंपल पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा उन्होंने घुमा के पूछा था कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वे राज्यसभा का एक सदस्य है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सिंपल पूछा होता कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो वो 25 वर्ष है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, सदस्यों का 1/3। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधानसभा परिषद जो है वो स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कहाँ कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें शामिल हैं। और विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वे उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। गठन के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद का गठन कब कब होता है? तो विधान परिषद का जो गठन होता है वे 5 आधारों पर किया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो है राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हो। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखता हो। सदस्य की योग्यताओं के बारे बात करते हैं। विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थानों के लिए नए निर्वाचित होते हैं। बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा जो है विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के लिए मतदाता की योग्यताएं, सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष तो पूरी कर चुका हो कोई भी अगर विधानसभा सदस्य बनना चाहता है, योग्यता है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 महीने बाद हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उसका।
द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, ये उसका मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये आपने याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं वे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका छानबीन और उनका निर्णय किया जाता है। जो भी विवाद होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का छानबीन तथा निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी जो विवाद होते हैं, छानबीन द्वारा निर्णय होते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ अ विलेज पंचायत? तो निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। सड़कों का रख रखाव, ये भी ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं। स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, ये भी ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं। कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना, ये भी ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय किसके? तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। तो आपातकाल के दौरान किन सभी मूल अधिकारों को निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कौन सा जो मूल अधिकार है वे निलंबित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपातकाल के दौरान सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो मूल अधिकार है वे निलंबित नहीं होता है। बाकी जो 5 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वे जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपने याद रखना है, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में उनका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। और जो मौलिक अधिकार हैं वे यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। और 1931 के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार हो गया, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में उसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वह आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में है, जबकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 32 में है। और संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार, ये आपने याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, ये भी आपने याद रखना है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। और इसके अंतर्गत 5 रिट्टें जो हैं, 5 रिट्टें हैं, याचिकाएं हैं, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा लेख हो गया, और मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय हो गए। तो ये 5 रिट्टें हैं, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख, ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज, तो भारत का योजना आयोग जो था वो एक क्या था, तो कौन सा निकाय था। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक कार्यकारी निकाय था। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन था वे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। और ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वे प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो प्लानिंग कमीशन की जगह जो है अब इसका स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग का जो गठन था वे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। अब इसका जो स्थान है वे किसने लिया है, वे नीति आयोग ने लिया है। तो ये आपने याद रखना है। प्लानिंग कमीशन का जो गठन था वे कब हुआ था, वे 15 मार्च 1950 को हुआ था, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत ये योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति कहा गया, अस्तित्व में आई थी। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपने याद रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री नरेंद्र मोदी थे, प्रेजेंट में भी वो ही हैं। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय। तो संविधान सभा द्वारा जो नियुक्त संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां और उनके अध्यक्ष थे, जैसे संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। सलाहकार समिति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वे JB कृपलानी थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा द्वारा जो नियुक्त संघ, ये अपने संघ संविधान समिति और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी आपने याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया। विच एक्ट फॉर्म्ड द बेसिस और ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। भाग 8 जो है वे भारतीय संविधान के संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी
HPJVT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।